हेलो बच्चों, वेलकम टू टेस्ट क्विज़। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है टेस्ट क्विज़ में। ठीक है, आज हम लोग आपके 10th के जो साइंस का जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो डील किया था उसके आगे के टॉपिक्स को हम डील करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था कि समतल दर्पण से अगर कोई वस्तु, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे रहती है उतनी डिस्टेंस पे उसका इमेज हमें दिखाई देता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, उस पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो वो उस दर्पण से परावर्तित होकर हम लोगों को, और परावर्तित होने पे जैसे कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये हम लोग का दर्पण है, ये हम लोग का दर्पण है, ये पृष्ठ, ठीक है, और इस पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो ये किरणें इस पृष्ठ की सतह पर टकराकर वापस हमारी आँखों तक पहुँचती हैं। हमारी आँखों तक पहुँचने पे, ठीक है, इस तरह से ये परावर्तित होकर हमारी आँखों तक आती है। ये आपतित हुई फिर परावर्तित हुई। इस तरह से अगर हम इन लाइंस को पीछे कहीं पे मिलाएं तो यहाँ पे एक उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है। ये वस्तु है और ये उस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो ये हम लोगों ने लास्ट की क्लास पे देखा था कि कोई वस्तु है, उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो किसी भी दर्पण की सतह से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब वो वस्तु हम लोग को देखने के लायक रहती है, हम लोग को विजिबल होती है। और यही जो किरणें हमको पीछे मिलती हुई कहीं पे प्रतीत होती है, यही हम लोग को वर्चुअल इमेज दिखाई देता है हम लोग को दर्पण पे। तो इसी का आप लोग का एक डेरिवेशन है समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, आप लोग कभी भी किसी दर्पण के सामने खड़े हुए, ठीक है, उसमें आप लोग मीटर स्केल लगा लीजिए। सपोज 1 मीटर का स्केल लगाया आप लोगों ने, आप 100 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, आप दर्पण पे अपनी इमेज देखिए, अपना प्रतिबिंब देखिए, आपको दर्पण पे भी यही दिखेगा कि आप 100 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं। आप 50 मीटर के डिस्टेंस पर आ जाइए, आप 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आ जाइए, आप ये देखेंगे कि आपका जो प्रतिबिंब है, आपकी जो छाया है, आपका जो इमेज है, वो भी 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको दर्पण पे दिखेगा। इस तरह से देखो बच्चों, हम लोगों ने ये देखा कि समतल दर्पण पर जितनी वस्तु की दूरी होती है उतनी ही दूरी किसकी होती है, हम लोगों की प्रतिबिंब की दूरी होती है। इसको समझने के लिए हम लोग आज आपके सामने एक आपका डेरिवेशन है जिसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक दर्पण लिया है मैंने एम डैश, ठीक है, ये इसकी समतल दर्पण है, ये इसकी परावर्तक सतह है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे एक किरण, ठीक है, ये वस्तु है कोई, ये वस्तु है जिसका इस पे प्रकाश की किरणें पड़ी और ये किरणें आपतित हुई दर्पण की सतह पर। तो कौन सी किरणें, ये क्या बना, OA, ये हुआ दर्पण पर आपतित हुआ। ये जैसे ही दर्पण पर आपतित हुआ, ये जो किरणें हुई तुरंत AC के रूप में परावर्तित हो गई। ऐसे ही इस वस्तु से एक और किरण OB के रूप में आपतित हुआ दर्पण पर और यही किरण OB के रूप में परावर्तित भी हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक अभिलंब AN है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या दिखा, एक समतल दर्पण है M डैश, ठीक है, उसमें OA एक आपतित किरण वस्तु है, उस पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश की जो किरण है वो आपतित हुई OA के रूप में, वो जो किरण आपतित हुई वो परावर्तित हुई AC के रूप में। ठीक है, ये AC के रूप में परावर्तित हुई। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये एक और वस्तु पे एक ही किरण थोड़ी ना पड़ेगा, एक किरण सपोज ऐसा पड़ा, OB के रूप में पड़ा और ये किरण वहीं से आपतित होके तुरंत उधर वापस आके परावर्तित हो गया। ठीक है, ये परावर्तित हो गया। अब देखो, ये हम लोग का अभिलंब है AN, ये AC है हम लोग का परावर्तित किरण, OA है हम लोग का आपतित किरण, और ये जो OB है वो भी आप उसको ऐसा मान सकते हैं कि वो भी एक आपतित किरण है और उसी डायरेक्शन में वो परावर्तित भी हो गई। तो बच्चों, हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम पे देखा था
तो जैसे ये परावर्तित किरण हुई, ठीक है, और ये वाली जो परावर्तित किरण है, इन किरणों की जो लाइन को हम पीछे कहीं पे मिलाते हैं, डैश डैश लाइन के रूप में मैंने शो किया है। जब इस लाइन को हम लोग पीछे कहीं मिलाते हैं तो हमें एक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जिसे हम कह रहे हैं, वो हमें आई के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हम लोगों को क्या हुआ, एक आभासी प्रतिबिंब आई के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है बच्चों, ये देखो, कोई भी किरण आपतित होती है तो उसका क्या बनता है, एक आपतन कोण बनता है, जिससे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। उसके बाद जो परावर्तित होती है तो उसे कौन सा कोण बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ये हुआ आपतन कोण और ये हुआ परावर्तन कोण। तो मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एंगल OAN बराबर क्या हुआ, एंगल I, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, एंगल BOA, मैंने क्या लिया, BOA बराबर भी एंगल I, क्योंकि एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये एंगल I है, तो इसका मतलब ये भी जो BOA है वो भी एंगल I होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एंगल BOA को क्या लिया है, BOA को क्या लिया मैंने, एंगल I ले लिया है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। सिमिलरली जो एंगल NAC है, एंगल NAC उसको क्या लिया हम लोगों ने, एंगल R लिया, कोण R के बराबर लिया है, ठीक है। इस कोण R की वैल्यू क्या BIA के बराबर होगी, जी हाँ बिल्कुल, कोण BIA भी क्या होगा, कोण R होगा। कोण R क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए सरल रेखा है और यहाँ पर का कोण और यहाँ पर का कोण, ये दोनों क्या बनेंगे, संगत कोण बनेंगे, है ना। तो क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण के कारण जो एंगल BIA है वो भी क्या हुआ, बराबर हुआ, ठीक है। अब हम लोग को ये पता है, ठीक है, ये देख लिया हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे, त्रिभुज BIA, त्रिभुज BIA एवं त्रिभुज BOA। तो बच्चों त्रिभुज BIA को देखो और त्रिभुज BOA को देखो, तो हम क्या देखेंगे इसमें, हम ये देखते हैं कि देखो हम लोग को तो पता है कि एंगल I और R बराबर होता है, हमें तो पता है कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R होता है। इसलिए क्या हुआ, त्रिभुज BIA में और त्रिभुज BOA में हम लोगों ने क्या देखा, जो एंगल BIA है वो किसके बराबर है, वो एंगल BOA के बराबर है। किसके बराबर है, BOA के बराबर है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है, जी हाँ। BIA में आप देखोगे एंगल जो B है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। वैसे ही BOA में देखेंगे हम लोग तो क्या बन रहा है, एंगल जो B है ना, वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो एंगल IBA लिख लो बराबर एंगल OBA, ये भी बराबर है 90 डिग्री के, ठीक है। 90 डिग्री के कोण ये भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, ये बराबर हो गए, क्यों बराबर हो गए, क्योंकि एंगल I और R बराबर होते हैं। ये बराबर है इसलिए ये भी बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हुए। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि BIA बराबर है, ये सॉरी BOA बराबर है BIA के, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि 90 डिग्री से जो IBA है ये भी 90 डिग्री का एंगल है और जो BOA है ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी क्या हुए,
आपस में बराबर हुए। ठीक, उसके बाद हम लोग ये कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि इसमें एक कॉमन जो साइड है, या फिर हम लोग बोले कि उभयनिष्ठ भुजा AB बराबर है, AB इज इक्वल टू AB, मतलब कि दोनों में AB एक उभयनिष्ठ भुजा है और ये कॉमन साइड है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो क्या हुआ, AB जो है एक उभयनिष्ठ भुजा की तरह कार्य कर रहा है। तो हम लोग अपना यहाँ पे मैथ्स का एक अप्लाई करेंगे, एक प्रमेय अप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कोण भुजा कोण। हम लोग दो त्रिभुज को कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग का एक त्रिभुज है BIA, दूसरा त्रिभुज है BOA। दोनों ही ट्राइंगल या दोनों ही त्रिभुज में हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, कि जो BIA है और जो BOA है, जो BIA है और एंगल BOA है वो दोनों बराबर है। जो एंगल IBA है और जो एंगल OBA है वो भी 90 डिग्री के कोण है, वो भी बराबर है। और जो AB है वो एक उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, वो एक कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग का कोण भुजा कोण, इससे हम लोग को ये पता चला, ठीक है, कि अगर कोण भुजा कोण प्रमेय से हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो आपका साइड है IB, ठीक है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से क्या होगा, ये आप लोगों का, अगर कोई भी दो कोण और एक भुजा कॉमन रहती है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, जो IB है और OB है, IB बराबर OB। ठीक है, ये दोनों भी बराबर होंगे। और हम लोग को क्या पता चला कि IB क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है ये, और ये क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो हम लोगों ने इस डेरिवेशन से ये प्रूफ किया कि जो वस्तु की दूरी होती है समतल दर्पण में, वही प्रतिबिंब की दूरी होती है समतल दर्पण में। ठीक है, और एक और चीज़ आप यहाँ पर से आप लोग के में ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो एंगल यहाँ पे जो आपका आएगा BAI, एंगल BAI बराबर होगा किसके, एंगल BAO के। ठीक है, एंगल BAO के। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, है ना। 180 डिग्री कोणों का योग होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोग बस इसकी ज़रूरत नहीं है, मेन हमें ये प्रूफ करना था कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो वस्तु की दूरी के बराबर होती है। तो ये है आप लोग का ये डेरिवेशन, इसको आप लोग देख लीजिए। मैंने क्या किया, मैं शुरू से फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। M एक समतल दर्पण है, ठीक है, उस पर वस्तु है, वस्तु पे प्रकाश की किरणें आपतित हुई OA के रूप में, ये परावर्तित हो गई AC के रूप में, ये अभिलंब है AN। ठीक है, ऐसे ही वस्तु पर एक और किरण आपतित हुई OB के रूप में, ये परावर्तित हुई वापस इसी डायरेक्शन में। फिर इन किरणों को मिलाते हुए हमें एक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जिसे हम I कह रहे हैं, I प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रतिबिंब से फिर हम लोगों ने इस एंगल, ये जो है ये आपतन कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम लोगों ने एंगल I दोनों में बराबर होगा। यहाँ से इस एंगल का भी हम लोगों ने वैल्यू लिखा, ये तो परावर्तन कोण है हम लोग का, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम लोगों ने एंगल R को बराबर लिखा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने फिर त्रिभुज की सर्वांग समता, कोण, ठीक है, कोण भुजा कोण, इससे हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि जो वस्तु की दूरी है वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं इसे रब करती हूँ। ठीक है, आप लोग की बुक में एक क्वेश्चन दिया है, यदि कोई वस्तु
समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से, ठीक है, कोई वस्तु है सपोज, वो समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये वस्तु जो है वो समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना। तो अतः हम लोग को ये पता चल गया कि प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी दर्पण से। अभी तो हम लोगों ने प्रूफ किया ना कि जो वस्तु की दूरी होती है वही क्या होती है, प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। तो ये भी क्या हुआ, 30 सेंटीमीटर हुआ, है ना। मतलब कि अगर आपको वस्तु की दूरी दे दिया तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या होगी, ये क्या है 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब से दर्पण और दर्पण से वस्तु कितनी है 30। तो कितना हुआ 30 प्लस 30, मतलब कि कुल दूरी कितनी हुई 60 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने आप लोगों का ये डेरिवेशन देखा, उसको प्रूफ किया कि समतल दर्पण पर बनने वाला जो भी प्रतिबिंब है वो वस्तु की दूरी के बराबर होता है। इसलिए फिर हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया, डेरिवेशन के माध्यम से वो प्रूफ करने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया। और अगर आप लोग से पूछेगा कि प्रतिबिंब से वस्तु तक की कुल दूरी, तो ये 30 सेंटीमीटर प्लस ये 30 सेंटीमीटर दोनों का ऐड कर देंगे तो ये 60 सेंटीमीटर। तो आज बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू। आगे फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ और इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू।